अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। वक्त हुआ है किचन का। किचन की तरफ चलते हैं। किचन में जब जाते हैं तो देखते हैं डालडा बनास्पति और डालडा कुकिंग ऑयल रखा होता है और इन्होंने हमारे साथ ताउन भी किया है। इसलिए कहा जाता है जहाँ मामता वहाँ डालडा। और करशी जामी शीरी जो कि कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता है, हमारे साइट पर हमारे साथ साथ ताउन किया है और हम इससे फ़ायदा भी उठाते हैं क्योंकि हर दस्तरखान पर अफ्तार के वक्त ख़ास तौर पर हर दस्तरखान में रमज़ान की रौनक को और मज़ीद बढ़ा देता है। हड्डियों की मजबूती के लिए दूध का पीना बहुत ज़रूरी है और अगर दूध बेहतरीन हो ऑल पर्स की तरह तो क्या ही बात है। ऑल पर्स दूध, ऑल पर क्रीम्स हमारे पास रखी हुई है। विटामिन सी क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। विटामिन सी और विटामिन सी टैंक के अंदर हमें मिलता है, इसलिए टैंक पीने से एनर्जी आती है। और हमारे साथ एक और ताउन किया है एक्वाफीना कि जो ज़ाहिर है पानी इंसान को दिन में कम से कम 8 गिलास ज़रूर पीने चाहिए, डॉक्टर्स बोलते हैं। तो एक्वाफीना बहुत बेहतरीन पानी, इसलिए मिनरल वाटर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी एल्सा, आज की क्या रेसिपी है? आज मैं मीठा बनाने जा रही हूँ और आज की रेसिपी का नाम है कस्टर्ड कुल्फ़ा। कस्टर्ड कुल्फ़ा। हाँ। अच्छा, कस्टर्ड और कुल्फ़ा को मिक्स कर दिया? जी बिल्कुल। कुल्फ़ा आपने अलग खाया होगा, कस्टर्ड अलग खाते हैं, लेकिन अब मैं दोनों को मिला के बताऊंगी। होगा तो वो कस्टर्ड ही, लेकिन उसमें जो फ्लेवर आएगा बैनुल कस्टर्ड एंड कुल्फ़ा है। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। और उसमें जो फ्लेवर आएगा वो कुल्फ़ा का होगा। और ये बड़ा ही जल्दी और आसान से बनने वाला ये कुल्फ़ा और कस्टर्ड है। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे दूध पहले से गर्म कर लिया है। आधा किलो तक के दरमियान मैंने दूध लिया है और इसके अंदर मैंने चीनी का इस्तेमाल कर लिया। 4 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी है क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है, तो मैंने इसको पहले से ही गर्म कर लिया है। तो अब मैं बाकी की इसकी चीज़ें बता दूं। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी ले लिया है। इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लावर मैं 3 टेबलस्पून लूपफुल मतलब भर के पूरा इसके अंदर डालूँगी। कॉर्नफ्लावर तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गाढ़ा करे आपका जो भी मीठा हो। ठीक है जी, मैं इसको अच्छे से हल कर लूँगी। इसी के साथ साथ मेरे पास अंडा मौजूद है। 1 अदद अंडा ले लेंगे, आपने फेंट लेना है इसमें। और ब्रेड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि घर में पड़ी हुई कोई भी आपके पास ब्रेड होती है ना, तो उसको आपने इस तरह चूरा कर लेना। आपको दिखा दूँगी मैं। ये बिल्कुल ज़्यादा इसको बारीक क्रश नहीं करना, हल्का सा ऐसा क्रश करना कि मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है वो मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा जो मैंने फेंटा हुआ रखा था इसको मैं ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर एसेंस डाल दूँगी, वैनिला एसेंस, जो कि बड़ी अच्छा सा ही फ्लेवर देता है, अरोमा देता है। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना, टीस्पून जितना डाल दूँगी मैं। अब मैं इन सबको मिक्स करके इस जो गर्म दूध मैंने रख दिया है पहले से, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब देखिए अच्छे से दूध गर्म हो चुका है। दूध को जलाना नहीं है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, तकरीबन आप 5 मिनट तक इसको गर्म करेंगे। और ये जो गाढ़ा सा मैंने ये पेस्ट बना लिया है इसका, कॉर्नफ्लावर, अंडा और इसके अंदर वैनिला एसेंस डाला था, अब इन सबको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये जब गाढ़ा बहुत जल्दी बनना स्टार्ट, अगर आपका दूध गर्म होगा, दूध आपने पहले से गर्म कर लिया हुआ है, तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आप इसको फिर डिश आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डबल रोटी का इस्तेमाल करूँगी, ब्रेड का। इसके अंदर मैंने 2 से 3 ब्रेड ली थी, तो इसको मैंने इस तरह चूरा कर लिया था, ये मैं ऐड कर दूँगी। अब इसको जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे सबको। और ये कितनी देर पकाएंगे आप इसको? ये बस थोड़ी देर में, अब ये 2 से 3 मिनट पकेगा। ये गाढ़ा तो हो ही चुका है क्योंकि दूध हमारा पहले से बना हुआ था। तो इसको अब ये 2 मिनट लगेगी और हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये बहुत ही, इसकी खास बात ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अगर आपके पास वक्त बहुत कम हो मेरी तरह, तो आप इसको 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसको जमाने में ज़्यादा टाइम जी बिल्कुल, पकने का इसका टाइम इतना नहीं है। इसको जमाने में जब ये बिल्कुल सॉलिड सा हो जाता है ना, ये बिल्कुल कुल्फे की तरह, तो वैसे इसका मतलब हम यहाँ तक ही नाज़रीन को दिखा पाएंगे कि ये अभी इसकी जी बिल्कुल। मैं बस अब डिश आउट करूँगी, हो चुका है डिश आउट कर। जी बिल्कुल, ये डन है। मैं इसको, अच्छा तैयार हो गया? जी बिल्कुल, ये तैयार हो गया। बस इसका जमने का टाइम ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा फ्रिज में जी। अभी आप चाहें तो, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको थोड़ा सा, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप इसको बाहर रखें, फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर आप फ्रीज़र में रखें, ऐसे डायरेक्ट नहीं। अब मैं इसको गार्निश कर दूँगी बादाम पिस्ता से। ज़बरदस्त। और ये ज़बरदस्त सा मीठा कस्टर्ड कुल्फ़ा तैयार है। ज़बरदस्त। यानी इतनी देर में तो हम गाड़ी स्टार्ट करके शॉप पर भी नहीं पहुंच पाते जहाँ पे खा लें, जितनी देर में आपने बना दिया माशाल्लाह। जी बिल्कुल, अभी तैयार। थैंक यू एल्सा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी जल्दी
और कितनी अच्छी रेसिपी, यानी कस्टर्ड एंड कुल्फ़ा। पहली तो इस पे दाद देनी चाहिए कि कस्टर्ड और कुल्फ़ा को इन्होंने मिला दिया, और दूसरी दाद ये देनी चाहिए कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी रेसिपी बना दी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अलसा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का, जिस सेगमेंट का नाम है अंदाज़े बयान। हमारे साथ उलमा इकराम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे लिए सादत की बात है कि इस सेगमेंट में वो हमारे साथ बैठेंगे और उनकी भी हम राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे आलिम दीन मारूफ आलिम दीन हैं, आप हमारी ट्रांसलेशन में देखते रहते हैं, और आज भी हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाएँ मौलाना जवाद आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जवाद आबदी साहब, सिलसिला कुछ ऐसे है कि जो हमारा टॉपिक है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले तकरीरी मुकाबला हो जाए और आप लोगों की भी राय ज़रूरी है इस हवाले से। तो हमारे साथ इस सेगमेंट में ताउन किया है 9 ट्रैवल एंड टूर्स, जो कि हज, उम्रा और ज़ियारत के हवाले से काबिल एतमाद नाम है, और कराची की शान, पिज़्ज़ा स्पाइस, और मासजी, और एक और किताब जीतने वाले जो फातेह होंगे उनको जाएगी अवैस रब्बानी साहब की किताब इनकलाब। तो अब हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं तारुफ कराता हूँ मुकर्रिरीन का। पहली मुकर्रिरा हैं ऐमन शेख और दूसरे मुकर्रिर हैं ज़ैन अब्बास। इनका मौजू है सर कटा कर बैठे हैं मक्तल की खाक पर। मेरी पहली दरख्वास्त है ऐमन शेख साहिबा से कि वो रोस्टम पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं ऐमन, आपका मौजू है सर कटा कर बैठे हैं मक्तल की खाक पर। बिस्मिल्लाह। शब गुज़ीदा सहरों के आदि लोग जब बांगे दरा सुनकर बेदार हो जाएं तो वो अफराद कहलाते हैं, और मारके तादाद नहीं अफराद की बुनियाद पर जीते जाते हैं सदर आली वक़ार। तादाद के नशे में बदमस्त लोग जब इहदत ताइफतैन की अमली तफसीर बनकर अहले हक के मुकाबिल आते हैं तो शिकस्त और रेख्त उनका हतमी मुकद्दर बनती है। शब के अलमदार सहर खैज़ों के काफिले को उतरने वाला समझ रहे थे, लेकिन जाहिदू फिल्लाही का हुक्म कुरानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोला बयानी, कतार अंदर कतार गर्दों से उतरती ताइद रब्बानी, उम्र फारूक की कहर समानी और अली मुर्तज़ा की शोला समानी के आगे अहले बातिल भी खसो खशा की हैसियत क्या रखते हैं। बदर के मैदान में मुअद्दब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की लाशें हम सर कटा कर बैठे हैं मक्तल की खाक पर की गवाही दे रही हैं। अरे फजाए दहर से अब उठ चली शब की अलमदारी, उमर की शोला समानी, अली की शान कहारी, हुसैन इब्ने अली की करबला में रस्में जब्बारी, घटाई अहले हक ने हर जगह पहचाने कुफारी, बना डाला नबी ने ऐसे खित्ते को जहां दारा वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। सदर आली वक़ार हुक्म खुदाबंदी रब की देती हुई नौईद है सदर आली वक़ार। हर दौर में जुल्मत के गुमाश्ते सियालम लहराकर तारीकी का समान करने की सैय्यद ला हासिल करते हैं, लेकिन सलाम हुसैन के 72 सरों पर जो शाम से पहले दिया जलाकर ये सदा लगाते हैं कि हम सर कटा कर बैठे हैं मक्तल की खाक पर। सलाम इब्ने ज़ियाद पर कि जिसके जलते सफीनों के शोले उंदलिस की तारीकियों को चाक कर देते हैं और ये पैगाम देते हैं कि हम सर कटा कर बैठे हैं मक्तल की खाक पर। सलाम इब्ने हम्बल के जख्मों के रस्ते लहू के एक कतरे पर जो तहफ़्फ़ुज़े कुरान के लिए टपक गए और ये पैगाम देते गए कि हम सर कटा कर बैठे हैं मक्तल की खाक पर। सलाम इब्ने कासिम के उस पुकार पर जो आज उन फजाओं में मुस्लिम सदाओं का सबब बनी और ये पैगाम देती गई कि हम सर कटा कर बैठे हैं मक्तल की खाक पर। सलाम फ़लस्तीन ता कश्मीर, रोहिंग्या ता सरज़मीन अंबिया जिद्दोजहद के लिए उठते एक हाथ और एक आवाज़ के लिए जो तहबी गाइफ के लिए ये सदा देती गई कि हम सर कटा कर बैठे हैं मक्तल की खाक पर। जो ज़हूक़े बातिल की मज़ाक सुनाने की नवीद इस उम्मीद के साथ सुना रहा है कि बढ़ते हुए सितमगर शदीद कसर, तोड़ो हर एक जुल्म की नवीद कसर। माओ ने ये कह के दूध पिलाया है हमें कि उठो और झुका दो किसी यजीद कसर, कि उठो और झुका दो किसी यजीद कसर। आपकी समातों का बेहद बहुत शुक्रिया ऐमन। दरख्वास्त करूँगा दूसरे मुकर्रिर ज़ैन अब्बास साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? ठीक हैं ज़ैन? बिल्कुल तैयार हैं आप? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सर कटा के बैठे हैं मक्तल की खाक पर, दुश्मन से कोई कह दे हमारा नज़रिया खरीद ले। सदरे आली वकार, हम सर कटा के बैठे हैं मक्तल की खाक पर, क्योंकि ज़ीवकार जब अपना कलम उठा के इस मौजू पे लिखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे जहन में शब आशूर की वो रात नज़र आती है कि जब 72 लोगों को पता था सुबह हमारे सर धड़ से अलग होने हैं इस्लाम की खातिर, हुसैन के इनकलाब की खातिर, मगर ज़ीवकार इतने में दिया बुझता है और समातों से टकराती हुई आवाज़ सुनाई देती है कि ऐ लोगों, जिसे इस अंधेरे में जाना है चला जाए, हम सुबह शहादत का जाम पीने के लिए काफ़ी हैं। सदरे आली वकार, मगर इतने में उन बावफा लोगों की आवाज़ फिजा में गूंज उठती है कि ऐ हुसैन, ऐ लख्ते पैगंबर, हैदर के पिसर, तुझे छोड़कर कैसे जाएं, लाखों हजारों करोड़ों जाने तुझ पर कुर्बान, क्योंकि हम सर कटा के बैठे हैं मक्तल की खाक पर, क्योंकि हम सर कटाए बैठे हैं मक्तल की खाक पर। सदरे आली वकार, 10 मुहर्रम के दिन करबोबला की वो जंग शुरू होती है, तीर कमान से निकलते हैं, किसी का हाथ लाशे से जुदा होता है, किसी का सर तन से जुदा होता है, हवाएं अश्क बहाती हैं, फिजाएं बिलबिलाती हैं, फूलों से खुशबू उड़ जाती है, सितारों से चमक उड़ जाती है, ओनो मोहम्मद कुर्बान होते हैं, कासिम और अब्बास निसार होते हैं, अली अकबर शहीद होते हैं, मेरे मौला हुसैन इब्न अली के 6 माह के भूखे प्यासे शहजादे अली असगर को तीर, खंजर, नेज़े लगाए जाते हैं। सदरे आली वकार, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आसमान वो दिन भूला होगा कि एक बाप जब अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान करने जाता है, आंखों पे पट्टी बांधता है कि कहीं अपने बेटे की तकलीफ ना देख सकूं, तो क्या दिल दहलाने वाला मंजर होगा कि एक बाप अपने 6 माह के बेटे के सीने से नेज़े निकाल रहा है, मगर उस बाप के लब ये कहते नहीं थकते कि देख दाद, खुली आंखों से किया जाता है पिसर कुर्बान, कि हम सर कटाए बैठे हैं मक्तल की खाक पर, कि हम सर कटा के बैठे हैं मक्तल की खाक पर। सदर आली वकार, तारीख चीख चीख कर कह रही है कि जिनकी लाशों को घोड़ों के पांव तले कुचला गया, कि जिनके कब्रों को निशान भी नहीं दिए गए, मगर उनके सरों ने नेज़ों की नोक पर कुरान की तिलावत करके हमें बतला दिया है, अरे हाँ वो तो सर कटाए बैठे थे मक्तल की खाक पर, अरे हाँ वो तो सर कटाए बैठे हैं मक्तल की खाक पर। सदर आली वकार, इमाम हुसैन इब्न अली का इनकलाब, उन 72 लोगों का इनकलाब आज भी कहीं करबला में सदाएं दे रहा है। अरे कितने घोड़े दौड़ाए हमारी लाश पर, अरे कितने घोड़े दौड़ाए हमारी लाश पर, ना कर सका कोई हमें ज़ेरो ज़बर, क्योंकि हम सर कटाए बैठे हैं मक्तल की खाक पर। अरे हाँ, हम सर कटाए बैठे हैं मक्तल की खाक पर। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़ैन अब्बास साहब। ज़ैन अब्बास साहब, आप भी और ईमन शेख साहबा, आप दोनों रोस्टर पर तशरीफ़ ले आए। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अपनी राय का इजहार कीजिए दोनों मुकर्रिरीन के हवाले से। देखिए, दोनों बच्चों के अंदाज़ अच्छे थे, लेकिन जब भी तक़रीर की जाती है सबसे जो अहम चीज़ होती है होता है मवाद, और मवाद में आप एक ख़ास ज़ावी से बात कर रहे होते हैं और उसी के अंदर रह कर बात करते हैं, उसमें भी फ़साद है, बलागत है, जो आप अल्फाजों का इंतखाब करें। दोनों बच्चों ने अच्छा रवैया अंदाज़ रखा, और लेकिन इस बच्चे का अंदाज़ बहुत अच्छा था, उस बच्ची का मवाब बहुत अच्छा था। लेकिन दोनों बच्चों से मैं एक बात करना चाहूँगा, बेटा एक बात याद रखना, मुकाबले में कोई सीख जाता है और कोई जीत जाता है। वाह वाह, क्या बात है, कोई सीख जाता है कोई जीत जाता है। तो बाद अब्दी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों मुकर्रिरीन ने भरपूर मेहनत की, और जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, हम सब देख रहे थे, मवाद के हवाले से जो है हमारी बहन ने मवाद पेश किया, और हमारे भाई ने जो अंदाज़ के हवाले से, इसमें दोनों में एक मुश्तरका चीज़ ये रही कि बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ को पीक पे कहते हुए इतना पीक पे ले जाते थे कि बाज़ औक़ात वो बहुत शाउटिंग हो रहा होता था, बाज़ औक़ात आवाज़ को इतना
हल्का कर देते थे कि वो पता नहीं चलता था। तो उतार चढ़ाव को मेंटेन करें, यानी एकदम से किसी चीज़ को शाउट ना करें, आहिस्ता आहिस्ता बुलंद करें, और एकदम से बिल्कुल आखिर पे ना आए, आहिस्ता आहिस्ता उसको आवाज़ को नीचे करें। लेकिन हमारे भाई ने जो तकरीर की वो जो है इस हवाले से बेहतर रही तकरीर दोनों। आपके लिहाज से इनकी बेहतर है ज़ैनब साहब की, जी, और आपके लिहाज से ईमान साहिबा के नंबर ज़्यादा हैं? दोनों सेम ही तकरीबन सेम है। चलें, मैं कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की उसकी रोशनी में आप लोग फैसला करने में आसानी हो जाएगा कि देखिए ईमान शेख साहिबा, आपका कंटेंट बड़ा अच्छा था, मवाद बड़ा अच्छा था, दीन और दुनिया सारी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपने उसको इस मिसरे को आपने निभाया, इस टॉपिक को निभाया। लेकिन आपकी कुछ गलतियाँ थी, जिसमें से एक आप जब तलफ़्फ़ुज़ की गलती होती है, यानी कोई लफ्ज़ है उसको डिलीवर करने का जो अंदाज़ होता है, तो आपने जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया था शुरू में बनी है, तो वो बनी है करके आपने बोला था, इसको है करके बोलना चाहिए ज़रूर, ठीक है। दूसरा ये कि आपने कहा कि नवीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नवीद यानी खुशी सुनाई, तो आपने उसको नौयद करके बोल दिया था, वो नवीद पूरा वाज़े नहीं हुआ था, यानी जो हमारे सुनने में जो है, और फंबल भी उस जगह पर आप हो गई थी। और रही बात ज़ैनब साहब की, आपका एक लफ्ज़ में गलती हुई थी, खातिर को आपने खातिर बोल दिया था, जो हमें सुनने में आया वो खातिर सुनने में आया, जबकि लफ्ज़ है खातिर। और आपने सर कटा के बैठे हैं मक्तल की खाक पर, तो आपने कई जगह पर सर कटा के बैठे हैं और कई जगह पर कहा सर कटाए बैठे हैं, ठीक है। लेकिन आपका भी मवाद बहुत अच्छा था, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ एक यानी करबला वाले पहराए में ही गए, यानी सारी मिसालें आपने, बेशक उससे बड़ी मिसाल कोई नहीं, करबला से बेहतर दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन जब आप मवाद में तकरीर का जो उसूल है उसमें आप रेफरेंस देते हैं, आपने करबला का भी रेफरेंस दे दिया, फिर आपने इस दुनिया में जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, जो दुनिया में, यानी भले आप ये कहें कि वहाँ से इंस्पायर होकर कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इस मौजूदा दौर के अंदर से भी रेफरेंस दें। अगर हम एक ही टॉपिक पे रहेंगे तो उसमें आपके कंटेंट में कमी महसूस होगी, लेकिन जो आपने बोला है उसमें से 100% सब बातें ठीक हैं, लेकिन तकरीर के उसूलों में से बहुत सारे पहलुओं पे आपने बोलना पड़ता है, इस दौर पे भी, उस दौर के भी, उससे पहले वाले दौर के भी, तो उसमें मवाद ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो अब इस पैरा में आप बताइएगा कि दोनों हज़रात आप सब मिलके फ़ैसला कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। आप बताइए। मैं हिबा कर देता हूँ। नहीं, आप बताइए। दोनों बच्चों ने अच्छा कहा, दोनों में है बेहतरी की गुंजाइश इस वक्त, इसलिए हम फैसला एक के हक़ में नहीं करते हैं, दोनों को मज़ीद और इसमें इम्प्रूवमेंट करें ताकि मज़ीद अच्छा से अच्छा हो सके। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका कंटेंट अच्छा था, ऐसा है, उनका कंटेंट बच्चे का अंदाज़ अच्छा था, इनका अंदाज़ अच्छा था, तो इस हवाले से हम दोनों ही मुकर्रिरीन को आज फ़ातेह करार देते हैं और दोनों ही को मुबारकबाद हो। आपने अपने अपने अंदाज से सारी चीज़ें बेहतर बताई और उलमा इकराम का फ़ैसला भी हमारे सामने था, इसका भी एहतराम हमें हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब शख्सियत बैठी हैं तो ज़ाहिर है कुछ सोच कर ही इन्होंने फ़ैसला किया होगा। बहरहाल दोनों मुकर्रिरीन जो हैं वो हमारे आज के फ़ातेह हैं, इनको 9 ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से और ये पिज़्ज़ा स्पाइस जो कराची की शान है इनकी तरफ से तहफ़ जाएंगे, और इनकलाब एक किताब, बेहतरीन किताब है अवैस रब्बानी साहब की, वो भी जाएगी, और माज़ी की तरफ से गिफ्ट नंबर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। और नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, हमारा आज का टॉपिक है तिलावत कुरान पाक और इसकी फ़जीलत। हम उलमा किराम से रब्ता करेंगे और इनसे सीखेंगे, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और मौलाना जवाद आबदी साहब। आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, देखते रहिए बरान रहमत।